हेलो एवरीवन, वेलकम टू MSNCERT स्टडी। आज हम क्लास 9 क्षितिज बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावली सपनों की याद। उससे पहले हम लेखक का नाम पढ़ेंगे, लेखक के जीवन परिचय का पढ़ेंगे, जिसका लेखक का नाम है जावेद हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं। जावेद हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगिरी, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जावेद हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नींद रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी को विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जावेद हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। हम चैप्टर में जो दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावली सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व चेहरा प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल छूती है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। सुनहरे परिंदों को खूबसूरत पंखों पर सवार सावली सपनों का एक हुज्म मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे चल रहे हैं। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। कोई अपने जिस्म की हरारत को और दिल की धड़कन देखकर ही उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने का शुक्र रखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ को मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे लेखक का नाम सालिम अली। पता नहीं इतिहास की कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन में बाड़े फोड़े थे और दूध छाली में से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज को बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज वृंदावन में जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती तो लगता जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ गया और बंसी की आवाज़ पर सभी किसी एक के
कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं और से टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन जो बच गए थे, संभव है लंबी यात्रियों की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों में पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देख गए हैं दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमानों को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घरों में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति ने हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्हें बड़ी मेहनत से अपने लिए गाड़ी थी। इसके बढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ठहरे सारे अनुभवों को मालिक शामिल अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण को संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखों में नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं, चौधरी साहब भी नहीं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नवी रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव साथ है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज में नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी बेकार नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, जो लोगों
लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में नहीं निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? थैंक यू।